हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता में देखेंगे वाद संसदीय दायर करने का स्थान। हमने पिछली कक्षा में देखा था कि न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार होता है इसको हमने 4 भागों में पढ़ा था। एक था वाद की विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता, एक था वाद संसिद्ध करने के संबंध में अधिकारिता, एक देखा था हमने आर्थिक अधिकारिता और एक देखा था हमने प्रारंभिक एवं अपीलीय अधिकारिता। आज हम देखते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता में कोई भी वाद दायर करने के लिए सामान्य नियम क्या है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता में किसी भी वाद को दायर करने के संबंध में जो सामान्य नियम है वो आपके धारा 15 से 21 में बताए गए हैं। धारा 15 से और 21 तक जो दे रखे हैं प्रावधान, इनमें हम देखते हैं सबसे पहले धारा 15। धारा 15 क्या कहती है? धारा 15 हमारी कहती है कि वह न्यायालय जिसमें वाद दायर किया जाएगा। तो धारा 15 में एक सामान्य नियम दिया गया है। वो कहता है कि कौन से न्यायालय में कोई वाद दायर किया जाएगा। तो धारा 15 में सामान्य से एक बात दी है और कहती है कि हर वाद उस न्यूनतम श्रेणी के न्यायालय में दायर किया जाएगा जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है। जो क्या है सामान्य नियम हमारा कि कोई भी वाद जो है किस न्यायालय में जाएगा? निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में, निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में जाएगा जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम हो। इस धारा 15 का जो उद्देश्य है, क्यों धारा 15 में ऐसी बात रखी गई है, इसका उद्देश्य क्या है, ये तो हम ये कहते हैं कि धारा 15 का जो मुख्य उद्देश्य है वह है उच्चतर श्रेणी के जो न्यायालय हैं उनमें वादों की भरमार को रोकना। कि जो उच्चतर श्रेणी के न्यायालय हैं उनमें डायरेक्ट कोई वाद न जाए। अर्थात यदि न्यायालय जिसमें हम वाद लेकर जा रहे हैं वह न्यायालय उस वाद को स्वीकार करने के लिए सक्षम होगा जो उस न्यायालय के स्थान संबंधी अधिकारिता के भीतर आता हो, साथ ही साथ वह देखेगा क्या वह वाद जो लाया गया है वो उस न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता के भीतर है। यदि इन शर्तों की पूर्ति हो जाती है तो हम क्या मानेंगे कि वह वाद जो है उसको सुनने के लिए जो न्यायालय है वो उसका कैसा है? निम्नतम श्रेणी का है और उस वाद का विचारण करने के लिए वो सक्षम है। अगला देखते हैं हम स्थावर संपत्ति से संबंधित वाद, जो धारा 16 से लेके 18 तक में इनके बारे में प्रावधान किया गया है। तो स्थावर संपत्ति से संबंधित वाद, इसके बारे में भी हम ये देखेंगे। सामान्य नियम जो है वो ये कहता है कि जहां पर स्थावर संपत्ति स्थित है वाद उसी न्यायालय के अधिकारिता के भीतर आएगा। एक बार फिर कह रहा हूं, वाद उस न्यायालय के भीतर लाया जाएगा जहां पर स्थावर संपत्ति स्थित है। तो धारा 16 जो है हमारी कहती है वाद को वहां दायर किया जाएगा जहां विषय वस्तु स्थित है। धारा 16 में यह बात की है कि वाद उस न्यायालय के भीतर लाया जाएगा जहां पर वाद की विषय वस्तु स्थित है। तो जब भी धारा 16 में कोई वाद आते हैं तो उसके लिए हमारे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 16 में स्पष्ट प्रोविजन किए गए हैं कि कौन से वाद हैं जो धारा 16 में लाए जाएंगे। तो वो मैं आपको बताता हूं। तो एक तो कहता है भाटक, अर्थात किराया, रेंट, या लाभों सहित या इसके बिना। एक बार फिर कह रहा हूं, भाटक या लाभ के सहित या इनके बिना स्थावर संपत्ति की पुनः प्राप्ति का वाद। एक बार फिर से कहता हूं, इसको हम यूं भी पढ़ सकते हैं, स्थावर संपत्ति की पुनः प्राप्ति का कोई वाद है जो भाटकों के लिए भी हो सकता है, लाभ के सहित या इनके बिना है। तो ऐसा वाद कहां लाया जाएगा? धारा 16 में लाया जाएगा। इसके अलावा
स्थावर संपत्ति के विभाजन के लिए, पार्टीशन के लिए कोई वाद है तो वह भी धारा 16 में ही लाया जाएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं स्थावर संपत्ति का कोई बंधक है या कोई भार है और उस अवस्था में हम उसका क्या करना चाहते हैं, प्रोबंध, फोरक्लोजर या विक्रय, सेल या उसका रिडम्पशन, मोचन कराने के लिए कोई वाद है तो वह भी सेक्शन 16 में ही लाया जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं धारा 16 में कौन से वाद आ सकते हैं। स्थावर संपत्ति के किसी अधिकार या हित को हमें डिटर्मिनेशन करवाना, निर्धारण करवाना है तो उसके लिए वाद भी सेक्शन 16 में ही लाया जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं स्थावर संपत्ति के प्रति कोई अपकृत्य किया है और उसके लिए हम क्या चाहते हैं, कंपनसेशन चाहते हैं तो उसके लिए वाद भी कहां लाया जाएगा, सेक्शन 16 में ही लाया जाएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं करस्तम, डिस्टेंट या कुर्की, अटैचमेंट के अधीन कोई चल संपत्ति है और उसकी हमें पुनः प्राप्ति करनी है तो उसके लिए वाद हम कहां लाएंगे, सेक्शन 16 में। तो ये जो आधार अभी हमने देखे कि स्थावर संपत्ति की पुनः प्राप्ति का वाद किराया या लाभों सहित या उसके बिना है, वाद सेक्शन 16 में लाया जाएगा। इसी तरीके से स्थावर संपत्ति में किसी विभाजन के बारे में वाद है या स्थावर संपत्ति का कोई बंधक या भार हुआ है और उसका हमें मोचन कराना है, प्रोबंध कराना है या विक्रय करवाना है, या स्थावर संपत्ति में कोई अधिकार या हित का निर्धारण करवाना है, या स्थावर संपत्ति के प्रति कोई अपकृत्य किया है और उसके कंपनसेशन के लिए कोई वाद लाना है, या ये कहें हम करस्तम या कुर्की के अधीन कोई चल संपत्ति ही पुनः प्राप्ति के लिए कोई वाद लाने हैं तो ये हम कहाँ लाएंगे, ये हमें बताती है कि सेक्शन 16 इस बारे में हमें बताता है कि वाद वहां लाया जाएगा इन सभी के संबंध में जहां वाद की विषय वस्तु स्थित है। अब हम देखते हैं कि अगर किसी स्थावर संपत्ति की पुनः प्राप्ति का जो वाद है वो कैसा हो सकता है, किराए के लिए हो सकता है या लाभों के सहित हो सकता है या उनके बिना है तो वाद सेक्शन 16 में लाया। इसी तरीके से किसी स्थावर संपत्ति या विभाजन है तो वो भी 16 में। अब हम बात करते हैं स्थावर संपत्ति बंधक या भार की स्थिति की भी हम बात करते हैं तो 3 ही प्रकार के वाद लाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, प्रोबंध का, यदि स्थावर संपत्ति का बंधक रखा गया है और वहां पर ऋण का भुगतान कर दिया जाता है तो उस बंधक संपत्ति को मुक्त या वापस लेने के लिए जो वाद लाया जाएगा वाद कैसा होगा, मोचन का होगा, रिडम्पशन का होगा। यदि उस संपत्ति का जो बंधक किया गया है उस बंधक ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है तो वहां विक्रय के लिए वाद लाया जा सकता है, या उस संपत्ति का जो बंधक ग्रहित है उसके ऋण नहीं चुकाया जाता है और उसके मोचन को रोकने के लिए जो वाद लाया जाता है वो कैसा होगा, प्रोबंध का वाद होता है। तो इस तरीके के वाद जो सेक्शन 16 में लाए जाएंगे। इसी तरीके से हम देखें कि स्थावर संपत्ति के प्रति कोई अपकृत्य के लिए प्रतिकर के वाद है। जैसे मान लीजिए किसी अतिचार, ट्रेसपास हुआ है, न्यूसेंस, उपताप है या सुखाधिकार को लेकर के कोई वाद है तो वो सेक्शन 16 के अधीन जो हमें शर्त बताई है उस शर्त के अनुसार लाया जाएगा। तो आपको सेक्शन 16 में जो सामान्य बात है वो मैंने आपको बता दी, लेकिन सेक्शन 16 एक बात और कहता है, वो ये कहता है कि मान लीजिए यदि संपत्ति जो है प्रतिवादी के कब्जे में है या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है और उस संपत्ति पर कोई अपकृत्य किया गया है तो वहां पर जो वाद है वो वादी की स्वेच्छा से न्यायालय में दायर किया जा सकता है। किस जगह, जहां पर ऐसे क्षेत्राधिकार में वादी की संपत्ति, ऐसे क्षेत्राधिकार जहां ऐसी संपत्ति स्थित है या जहां प्रतिवादी वास्तव में और वास्तविक रूप से और स्वेच्छा से क्या करता है, निवास करता है, कारोबार करता है या लाभ के लिए स्वयं कार्य करता है, तो उस स्थिति में हम वाद यहां लेकर आएंगे। मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। ये देखिए,
परंतु सेक्शन 16 का परंतु में दे रखा है, प्रतिवादी के द्वारा धारित संपत्ति के संबंध में अनुतोष या ऐसी संपत्ति के प्रति किए गए अपकर्त्य के प्रतिकर की प्राप्ति के लिए वाद, जहां चाहा गया अनुतोष उसके स्वयं अनुज्ञावर्तन के द्वारा पूर्ण रूप से अभिप्राप्त किया जा सकता है, उस न्यायालय में जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति स्थित है, या उस न्यायालय में जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रतिवादी वास्तव में स्वेच्छा से निवास करता है, कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, दायर किया जा सकेगा। इसके लिए मैं एक बार फिर से आपको सिंपल शब्दों में बता देता हूं। यदि कोई संपत्ति प्रतिवादी के द्वारा या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति धारित कर रखा है और वहां पर कोई अपकृत्य किया गया है, तो वहां वाद जो है वादी की स्वेच्छा से निम्न स्थानों पर लाया जा सकता है। नंबर 1, जहां पर वाद की विषय वस्तु स्थित है वहां पर, या जहां प्रतिवादी वास्तव में स्वेच्छा से निवास करता है, कारोबार करता है या लाभ के लिए स्वयं काम करता है, उस स्थान पर लाया जा सकता है। अब आता है हमारा सेक्शन 17। यह कहता है विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के लिए वाद। क्या कह रहा है, जहां हमारी स्थावर संपत्ति क्या है, विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आ रही है, वहां वाद हम कहां लाएंगे। तो इसके लिए फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूं, ये हमारी वाद की विषय वस्तु है, ठीक है। एक न्यायालय की अधिकारिता इधर से आ रही है, एक न्यायालय की अधिकारिता ऐसे आ रही है। क्या कह रहा है सेक्शन 17, विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थावर संपत्ति के लिए वाद। जो हमारी जो संपत्ति है विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता में आ गई, एक से अधिक न्यायालयों की स्थानीय अधिकारिता के भीतर आ गई, तो हम वाद कहां ला सकते हैं। तो सेक्शन 17 कहता है कि वाद हम या तो इस न्यायालय में भी ला सकते हैं और वाद हम इस न्यायालय में भी ला सकते हैं। लेकिन हम जिस भी न्यायालय में लेकर के आ रहे हैं वहां जरूरी है कि वाद जो है, जो भी न्यायालय ऐसा सुन रहा है उसके द्वारा उस संपूर्ण संपत्ति का जो विषय वस्तु का जो मूल्य है उसके द्वारा उसे सुना जा सकता हो। एक बार फिर कहता हूं, धारा 17 कहती है कि जहां पर विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर कोई स्थावर संपत्ति स्थित है, तो वहां वाद हम उन दोनों में से किसी भी न्यायालय में लेकर आ सकते हैं। लेकिन जिस भी न्यायालय में हम ला रहे हैं वहां एक शर्त यह है कि उस न्यायालय के द्वारा उस संपूर्ण संपत्ति के जो विषय वस्तु का मूल्य है वो उस न्यायालय के द्वारा सुना जाने के लिए जरूरी है। अगर ये इतने से भाग के लिए हम इस संपत्ति का ला रहे हैं और इस न्यायालय में लाए, तो ये नहीं है कि ये केवल इतने से विषय वस्तु है, नहीं, संपूर्ण विषय वस्तु का जो मूल्य है वो उसके द्वारा क्या सुना जा सकता है या नहीं जा सकता, ये जरूरी है। आई बात समझ में। सेक्शन 18 हमारा कहता है जहां न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं, निश्चित नहीं है, वहां वाद के दायर किए जाने का स्थान। जैसे मान लीजिए हमारी विषय वस्तु ये है, एक न्यायालय की अधिकारिता यहां आती है, एक न्यायालय की अधिकारिता ये हो गई, एक न्यायालय की अधिकारिता यह आ गई और एक न्यायालय की अधिकारिता ये हो गई। अर्थात जहां न्यायालय की अधिकारिता स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं, हमारी वाद की विषय वस्तु ये है और हमें ये नहीं पता कि हमारे जो इस वाद की विषय वस्तु है कौन से न्यायालय में आ सकती है, कै न्यायालय में, ख न्यायालय में, गय न्यायालय में या घ न्यायालय में, हमें किस में लाना है हमें ये पता नहीं है। ऐसी स्थिति में धारा 18 ये कहती है कि ऐसा वाद आप किसी भी न्यायालय में लेकर के आ सकते हैं। लेकिन जब भी ऐसा वाद किसी भी न्यायालय में हम लेकर आ रहे हैं तो जरूरी है कि जिस भी न्यायालय में हम लेकर जाएंगे उस न्यायालय को हम ऐसी अनिश्चितता के बारे में कथन करेंगे कि साथ में ऐसी अनिश्चितता के बारे में जब हमने न्यायालय के समक्ष कथन किया है तो न्यायालय ने उस कथन को रिकॉर्ड पर ले लिया हो। इसके साथ ही न्यायालय इस बात से सेटिस्फाई हो गया हो कि अनिश्चितता वाली जो बात की गई है वो सच है।
इसके बाद न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वो यह मान करके चला जाएगा कि उस न्यायालय को उस वाद को सुनने की अधिकारिता थी। आइए मैं आपको बुक में बता देता हूं। देखिए, ये कह रहा है धारा 18, किसी अचल संपत्ति के संबंध में, धारा 18 कहती है जहां न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित है वहां वाद के दायर किए जाने का स्थान। तो क्या कहती है? ये कहती है जहां यह कथन किया जाता है कि कोई स्थावर संपत्ति दो या अधिक न्यायालयों में से किस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है। ये हमने बता दिया, यहां पर दो या अधिक न्यायालयों की स्थानीय अधिकार के भीतर स्थित है। इसके बाद वहां उन न्यायालयों में से कोई भी एक न्यायालय यदि उसका यह समाधान होता है कि अभिकथित अनिश्चितता के लिए कोई आधार है, यहां अनिश्चितता कोई आधार है और उस भाव का कथन को उसने अभिलिखित कर सकेगा। उस अनिश्चितता के भाव का जो कथन है न्यायालय उसको लिखेगा और उस संपत्ति के संबंधित किसी भी बात को ग्रहण करेगा फिर और उसका निपटारा करने के लिए आगे कार्रवाई कर सकेगा और उस वाद में उसके डिक्री का वही प्रभाव होगा मानो वह संपत्ति उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित हो। इसको सिंपल शब्दों में अगर हम देखें तो ये कहता है जहां किसी अचल संपत्ति के संबंध में दो या दो से अधिक न्यायालयों की अधिकारिता अनिश्चित हो तो ऐसी स्थिति में इन न्यायालयों में से कोई भी न्यायालय ऐसी संपत्ति के संबंध में वाद ग्रहण करने पर उसका विचारण करने, उसका निपटारा करने के अधिकार का प्रयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन करेगा। कौन कौन सी शर्तें? विवादित स्थावर संपत्ति दो या दो से अधिक न्यायालयों में से किस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर स्थित है, यह अनिश्चित होना जरूरी है। सेकंड, ऐसी अनिश्चितता का कथन न्यायालय के समक्ष किया गया हो। फिर कहता है कथित अनिश्चितता के संबंध में न्यायालय की संतुष्टि का पर्याप्त आधार हो। फिर न्यायालय ने अपनी संतुष्टि एवं अधिकारिता की अनिश्चितता को अभिलेख पर ले लिया हो और फिर न्यायालय यदि उपरोक्त शर्तों की पूर्ति करते हुए ऐसे विवाद को ग्रहण करने कर विचारण करता है और ऐसे वाद पर न्यायालय का द्वारा जो निर्णय होगा और सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय माना जाएगा। आई बात समझ में? आगे कहता है जहां कथन उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित नहीं किया गया है। कौन सा कथन? अनिश्चितता वाला कथन। और किसी भी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के सामने यह आक्षेप किया जाता है कि ऐसी संपत्ति से संबंधित वाद में डिक्री या आदेश ऐसे न्यायालय द्वारा दिया गया था जिसकी वहां अधिकारिता नहीं थी। यह क्या कह रहा है? मान लीजिए उपधारा 1 के अधीन कोई निर्णय दे दिया गया है और फिर उसके बाद में हम अपील या पुनरीक्षण करवाना चाहते हैं और अपील और पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष हम ये आक्षेप कर रहे हैं कि ऐसी संपत्ति जिसके संबंध में वाद जो डिक्री या आदेश न्यायालय ने दिया था वो उसको सुनने की अधिकारिता नहीं थी, तो वहां पर अपील या पुनरीक्षण न्यायालय उस आक्षेप को तब तक अनुज्ञात नहीं करेगा, तब तक उसको नहीं सुनेगा जब तक कि उसकी किसकी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय की यह राय न हो कि वाद के दायर किए जाने के समय उसके संबंध में अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के बारे में अनिश्चितता के लिए कोई युक्ति आधार नहीं था और उसके परिणाम स्वरूप न्याय की विफलता हुई हो। इसको सामान्य शब्दों में अगर हम देखते हैं ये क्या कहता है? ये कहता है न्यायालय ने अधिकारिता की अनिश्चितता कथन अभिलेख पर नहीं लिया है। अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष हम कोई बात लेकर जाएंगे तब हम क्या कहते हैं कि अधिकारिता की अनिश्चितता कथन न्यायालय ने अभिलेख पर नहीं लिया है। तब हम उस अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष यह आपत्ति प्रस्तुत करते हैं कि ऐसे न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या आदेश उसकी अधिकारिता में नहीं था, तो वहां पर अपील या पुनरीक्षण न्यायालय उस आपत्ति को स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि अपील न्यायालय की यह राय में वाद दायर किए जाने के समय ऐसी अनिश्चितता के लिए कोई युक्तिक आधार नहीं था और उसके कारण न्याय में विफलता हुई हो। तो ये कह रहा है कि यदि अधिकारिता की अनिश्चितता कथन रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है और फिर
हम किसी अपीलीय पुनरीक्षण न्यायालय में जाते हैं और यह आपत्ति करते हैं कि ये जो निर्णय दिया गया था वह ऐसे न्यायालय ने दिया था जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं की भीतर वह संपत्ति स्थित नहीं थी, तो वहां पर अपीलीय पुनरीक्षण न्यायालय ऐसी आपत्ति को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि न्यायालय की क्या राय न हो कि ऐसी अनिश्चितता के लिए कोई युक्तिक आधार नहीं था। भाई अनिश्चितता थी ही नहीं, न्यायालय क्लियर दे सकता था, तब तो बात अलग है, लेकिन अनिश्चितता का युक्तिक आधार नहीं था और उससे न्याय की विफलता हुई हो तो ही न्यायालय अपील या पुनरीक्षण जो है ऐसी आपत्ति को स्वीकार करेगा। तो मैं सोचता हूं, उम्मीद है आप लोगों को वाद दायर करने से संबंधित जो सामान्य नियम है वो समझ आया होगा। स्थावर संपत्ति संबंधी बात जो सेक्शन 16 कहती है वह भी समझ आ गया हो, और इससे संबंधित जो सामान्य नियम है 16, 17, 18 वह भी आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।